पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एस सी वर्मा का सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन का। तो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे मैन ऑफ मास कैपिटल एम हैविंग ए बैग ऑफ मास स्मॉल एम। एक आदमी है जिसके एक हाथ में एक बैग है। एक आदमी जिसके हाथ में एक बैग है और इस आदमी का मास कैपिटल एम और इस बैग का मास स्मॉल एम है। स्लिप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। एच हाइट की एक बिल्डिंग पर से वो स्लिप कर गया है। ये आदमी एच हाइट की एक बिल्डिंग से स्लिप कर गया है। एक बिल्डिंग का हाइट एच जहां से वो स्लिप कर गया है। फिगर में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि ई जो हाइट है एच है, समझे, यही बिल्डिंग था। एच हाइट की बिल्डिंग पर से ही स्लिप कर गया। एच हाइट की एक बिल्डिंग पर से ही स्लिप कर गया है। स्लिप वास्तव में स्लिप यहाँ किया है, मतलब दिखाया जा रहा है सिर्फ। बिल्डिंग यहाँ, ऐसा नहीं कि स्लिप यहाँ किया गिर रहा है यहाँ, बस दिखाने का एक तरीका है, थोड़ा समझने में आसानी होगा कि एच हाइट की बिल्डिंग पर से स्लिप कर गया और स्लिप करते करते गिरते गिरते अभी कितना हाइट पर है, स्मॉल एच हाइट। तो ये आदमी का मास एम है और बैग का मास स्मॉल एम है। Starts falling vertically when at a height h from the ground he noticed that the ground below him is pretty hard. जब यह h हाइट जमीन से ऊपर था तो ऐसा महसूस किया कि जहां हम गिरने जा रहे हैं वहां बहुत हार्ड जमीन है। But there is a pond at a horizontal distance x from the line. लेकिन जहां गिर रहा है वहां से x दूरी पर एक तालाब है। जब यह कैपिटल एच हाइट पर से स्लिप किया, गिरा, मतलब ड्रॉप हुआ u बराबर 0, तो जब ये एच हाइट पर आया, स्मॉल एच हाइट पर, तो इसे महसूस हुआ कि जमीन जहां हम गिरने जा रहे हैं बहुत हार्ड है। लेकिन देख रहा है कि जहां हम गिरने जा रहे हैं उस लाइन के ठीक इस तरफ x दूरी पर एक तालाब है। In order to save himself, अपने आप को बचाने के लिए, he throw the bag horizontally, ये बैग को फेंकता है horizontally, with respect to himself, वो अपने रिस्पेक्ट में, in the direction opposite to the pond, तालाब के विपरीत डायरेक्शन में अपने बैग को फेंकता है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि इधर बैग को फेंकें तो उधर चले जाएं। क्योंकि x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं हम लोग। इसका जो वेलोसिटी है बाई डायरेक्शन में, इसका जो वेलोसिटी बढ़ रहा है बाई डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में वेलोसिटी पूरे सिस्टम का 0 है, पूरा सिस्टम बाई डायरेक्शन में नीचे आ रहा है वेलोसिटी। x डायरेक्शन में इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 है, बैग फेंकने के पहले भी, तो बैग फेंकने के बाद भी x डायरेक्शन में मोमेंटम 0 होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर x डायरेक्शन में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाई डायरेक्शन में नहीं लगा सकते, क्योंकि बाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg।
लेकिन एक्स और फोर्स लगने से इसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे आ रहा तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। तो धीरे धीरे बाई डायरेक्शन में मोमेंटम बढ़ते जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट डायरेक्शन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बैग फेंकने के पहले भी एक्स की तरफ मोमेंटम जीरो है, किसी में वेलोसिटी नहीं है। तो बैग के फेंकने के बाद भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए इधर फेंकाएगा बैग तो आदमी इधर फेंका जाएगा, तब जाके मोमेंटम जीरो हो। कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट द मैन लैंड्स इन द वाटर। करा मिनिमम कितना वेलोसिटी से बैग को फेंका जाए ताकि आदमी यहां जाकर गिरे। मैंने इतना वेलोसिटी से फेंको ताकि इस आदमी को इतना वेलोसिटी मिल जाए ताकि जाकर के तालाब में गिरे। तो ये निकालना है कितना वेलोसिटी से इधर फेंका जाए बैग को ताकि जाकर तालाब में गिरे। तालाब में जाकर गिरने का मतलब है कि कम से कम एक्स दूरी इधर चल ले, कम से कम इधर एक्स दूरी फेंकाए। तो मान इधर बैग फेंका भी चाल से, इधर फेंकाया अपने यू चाल से, तो यू चाल से इधर फेंकाया और कितना दूरी तय किया एक्स। तो यहां से यहां गिरने में समय कितना लगा एक्स बाई यू, समय इसे लगा एक्स बटा यू यहां से जाने में। लेकिन इधर सिर्फ इधर फेंकाया ही सिर्फ नहीं, नीचे भी गिर रहा है ना। तो देखते नीचे गिरने, यहां से यहां आने में कितना समय लगा, यहां से यहां आने में कितना समय लगा। ये तो हम लोग मान एक्स बटे यू, लेकिन यू पता थोड़े है, यू तो पता नहीं, ये तो मेरा माना हुआ है कि अगर इधर भी से फेंकाया होगा तो मान लो इधर यू से फेंकाया होगा, लेकिन यू का पता तो है नहीं। तो देखते हैं समय अगर पता चल जाए तो यहां से यू निकल जाएगा, क्योंकि यू से निकलेगा भी, आयु निकलेगा समय से। समय पता रहेगा यू निकल जाएगा, यू पता रहेगा भी निकल जाएगा। यहां लिखेंगे हम लोग m इंटू भी बराबर m इंटू यू डायरेक्ट, क्योंकि इधर का मोमेंटम इसका मोमेंटम बराबर होना चाहिए। तो नहीं लिखाएगा m u आई कैप आई एम गुने भी माइनस आई कैप। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा तो मोमेंटम जीरो, क्योंकि बैग फेंकने के पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो है, तो बैग फेंकने के बाद भी एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में बैग फेंकने के बाद मोमेंटम जीरो होने के लिए जितना मोमेंटम इसका उतना मोमेंटम इसका होना चाहिए, ताकि उतना आई कैप उतना माइनस आई कैप दोनों कैंसिल आउट हो जाए और आंसर जीरो पर आ जाए। तो इसका मतलब है कि v का मान होगा एम यू बटा एम, लेकिन u का मान तो निकालना पड़ेगा। u बराबर हो जाएगा एक्स बाई टी, चूंकि t बराबर एक्स बाई हो तो इसलिए u बराबर एक्स बाई टी। अब t का मान निकालना पड़ेगा। तो जनरली यही गलती होता है सबसे, सब समझता है कि h हाइट नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो सब समझ गया कि √2h बटा जी। मोशन स्ट्रेट लाइन में सबको याद होता है कि किसी वस्तु को h हाइट नीचे आने में कितना समय लगेगा, बोल √2h बटा जी। लेकिन नहीं, √2h बटा जी फॉर्मूला तब होता है जब ये वहां से काउंट होता है जहां से वो गिरा है। तो यहाँ गिरा नहीं है, यहाँ वेलोसिटी है इसके पास, यहाँ से गिरा है, तो यहाँ से यहाँ आने का समय होगा √2h बाई जी, जबकि यहाँ से यहाँ आने का समय होगा √2h माइनस h बाई जी। यहाँ से यहाँ आने का समय √2h बटा जी, यहाँ से यहाँ आने का समय √2h बटा जी, लेकिन h के जगह h माइनस h, तो ई जो समय होगा इसमें ही घटेगा। तो इसका मतलब u बराबर आ जाएगा x बटा √2h बटा जी माइनस √2h माइनस h बाई जी। अब u का मान यहाँ रखेंगे तो v का मान आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा m बटा m, u की जगह x बटा √2h बाई जी
और माइनस अंडर रूट 2hy। इतना वेलोसिटी से बैग को फेंकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, mx अंडर रूट जी ऊपर चला जाएगा, m अंडर रूट 2h। सही आंसर, ये आपका आंसर होगा। इतना वेलोसिटी से बैग को फेंकना चाहिए। अब आगे सवाल है कि इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड, अगर आदमी जस्ट एकदम हार्ड ग्राउंड के जस्ट बगल में गिरा, मतलब एकदम एक्स पर ही जाकर गिरा, मैंने जब तालाब में गिरा तो तालाब में नहीं, एकदम जस्ट तालाब किनारे में ही गिरा, तो बताइए वेयर विल द बैग लैंड, ये बैग कहाँ जाकर गिरा, ये बैग कहाँ जाकर गिरा? तो एक्स की तरफ जो है सेंटर ऑफ मास चेंज तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो फिर वही लगा दीजिए, एम चला इधर, अभी दोनों एम और एम यही है तो सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। अभी इधर बैग भाग रहा है तो आदमी इधर भागेगा, तो ये अगर इतना भागा तो कितना पीछे जाए ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे। तो बस एम यहाँ लिखे एम इंटू एक्स बराबर इधर एम इंटू एक्स डैश, एम इंटू एक्स बराबर एम इंटू एक्स डैश। मान लो इधर एक्स डैश पे जाकर गिरा बैग, तो लिखाएगा कि m इंटू एक्स बराबर m इंटू एक्स डैश, एक्स डैश बराबर एम एक्स बाई। इतना दूर पे जाकर बैग गिरे। ये क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं। A ball of mass 50 gram moving at a speed 2 meter per second strike a plane surface at an angle of incidence 45 degree. The ball is reflected by the plane at equal angle of reflection with the same speed. एक 50 ग्राम का बॉल, 50 ग्राम का मतलब 0.05 केजी, जो 2 के स्पीड से आया और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री पर किसी प्लेन सरफेस से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया सेम एंगल पर विद द सेम स्पीड। Calculate the magnitude of change in momentum of the ball. Magnitude of change in momentum of ball. Change in momentum का magnitude, change in momentum का magnitude, change in momentum का magnitude, मतलब final momentum minus initial momentum का magnitude। तो final momentum 0.05 into 2, तो ये हो जाएगा कितना 0.1, 0.05 इंटू 2 बराबर 0.1, तो 0.1 cos 45 जे 0.1 आई के sin 45 आई, 0.1 cos 45 जे 0.1 sin 45 आई। इसमें घटेगा ये वाला 0.1 cos 45 माइनस जे, तो घटाना है 0.1 cos 45 माइनस जे या 0.1 sin 45 आई। घटाना है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा और ये प्लस माइनस खत्म। तो 2 बार 0.1 1/√2 और जे मतलब √2 इंटू 0.1 0.1414।
0.14। आगे लिखा हुआ है कि द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल, द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल, बॉल के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का चेंज बताओ। ये था कि बॉल के मोमेंटम के अंतर का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम के अंतर का मैग्नीट्यूड, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाले। अब कह रहे नहीं, मोमेंटम को पहले घटा ही लो, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालो। नहीं, मोमेंटम का पहले मैग्नीट्यूड निकालो तब घटाओ। चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का चेंज। तो इसका मैग्नीट्यूड 0.1 है, प्रो मैग्नीट्यूड 0.1, तो अंतर बराबर 0। तो अगला सवाल का आंसर होगा हम लोग का 0। वेक्टर में हम लोग ऐसा प्रूव करवाते थे कि a माइनस बी का मॉड और मॉड a माइनस मॉड, ऐसा हम लोग करवाते थे क्वेश्चन वेक्टर में प्रूव। ये बात समझ आया हो? ये हुआ कि a माइनस बी का मॉड, आई हुआ मॉड a माइनस मॉड, ऐसे हुआ। लाइट इन सर्टेन केसेस में भी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। कह रहा कि लाइट को, प्रकाश को किसी केस में कण भी मान लिया जाता है। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, हम लोग समझते हैं कि कुछ कणों का प्रवाह है लाइट, कॉल्ड फोटोन, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और हर एक फोटोन का मोमेंटम h बाई लैम्डा होता है, जहाँ h प्लांक्स कांस्टेंट और लैम्डा को वेवलेंथ कहा जाता है। और आप इसके बारे में नहीं पता, इसे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं पता है तो जो कर रहा है क्वेश्चन वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश को एक पार्टिकल मान लीजिए और उसका मोमेंटम मान लीजिए कि h बाई लैम्डा है, जहाँ h को प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है और लैम्डा को वेवलेंथ कहा जाता है। समझो, आज हम लोग पहला बार ही बात सीखे कि हर एक प्रकाश एक कण है जिसका मोमेंटम h बाई लैम्डा होता है, h प्लांक्स कांस्टेंट होता है और लैम्डा को वेवलेंथ कहा जाता है। तब कहता है कि बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा। एक प्लेन मिरर पर एक लाइट आया आपतन कोण थीटा बनाते हुए, कहने का मतलब इसका मोमेंटम h बाई लैम्डा है। क्वेश्चन नहीं कर रहा, मोमेंटम h बाई लैम्डा। कैलकुलेट द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन एज द बीम इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। जब ये लाइट से रिफ्लेक्ट होगा तो पता है कि परावर्तन समान एंगल पर होते हैं, थीटा तो थीटा ही बनेगा, और h बाई लैम्डा मोमेंटम इसका भी है। निकालना है हम लोग को कि चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम h बाई लैम्डा कॉस थीटा j और h बाई लैम्डा साइन थीटा i, इनिशियल h बाई लैम्डा कॉस थीटा माइनस j और h बाई लैम्डा साइन थीटा i। इसको तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, लेकिन तीर इधर होगा अंदर की तरफ वेक्टर। तो माइनस और ये माइनस का प्लस, ये माइनस यहाँ तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म, बराबर 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा j। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 21, 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। 22 में आइए। A block at rest explodes into 3 equal parts। एक ब्लॉक था रेस्ट में, 3 पार्ट में टूट गया, इक्वल पार्ट में। समझने में आसानी हो इसलिए हमने उसको 3m मान लिया ताकि m लिख सके। 2 parts are moving along x and y axis with a speed 10। हो गया x देने और y देने 10 की स्पीड से। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड, मतलब इसका वेलोसिटी का मान क्या है। फटने के पहले मोमेंटम 0 है, तो टूटने के बाद मोमेंटम का मान 0 होगा। तो 0 बराबर लिखे 10i 10j और प्लस v। तो v बराबर आ जाएगा माइनस 10i माइनस 10j। तो v का मान आ जाएगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से 10√2।
इसे -10 आई, -10 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 10√2। और डायरेक्शन बताना है तो इस तरफ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हुआ 10√2 मीटर पर सेकेंड 135 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, मैंने एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पर, कहने का मतलब एंगल बता रहा है कि 135 है, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री नीचे, सही है। 90 है 45, 135 डिग्री, 10√2 मीटर पर सेकेंड। करा 2 फैट एस्ट्रोनॉट, 2 मोटा एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस में काम करते हैं, अंतरिक्ष यात्री जैसे बोल सकते हैं। Each of mass 120 kg are traveling in a closed spaceship moving at a speed 15 km per hour in the outer space from remove from all other materials object। करा स्पेस में बहुत दूर, जहाँ पर और कोई दूसरा बॉडी नहीं है, वहाँ पर एक स्पेसशिप जा रहा है 15 किलोमीटर पर घंटा से, उसके अंदर में 2 मोटा आदमी 120 किलोग्राम वाला बैठा हुआ है। 2 फैट एस्ट्रोनॉट इच ऑफ मास 120 किलोग्राम आर ट्रेवलिंग इन ए क्लोज स्पेसशिप, एक बंद स्पेसशिप में जो कि जा रहा 15 किलोमीटर पर घंटा से आउटर स्पेस में, फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मटेरियल, जो कि किसी वस्तु से बहुत दूर है। द टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप एंड इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट इच 660 किलो, कुल मिला के वजन 660 किलो है। टोटल मास ऑफ अ स्पेसशिप एंड इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट इच 60 किलो। If the astronauts do swimming exercise and thereby reducing their masses to 90 kg, क्या किया कि अंदर में लिखा हुआ है कि दोनों आदमी एस्ट्रोनॉट एक्सरसाइज किया और अपना वजन 120 किलोग्राम से 90 किलोग्राम कर लिया। विथ व्हाट वेलोसिटी विल द स्पेसशिप मूव, तो अब स्पेसशिप कितना से चलेगा। तो देखने में ऐसा लगता है सवाल कि 660 किलोग्राम पूरा वजन था, जिसमें 120 किलोग्राम एस्ट्रोनॉट का वजन है, 2 का तो 240, तो समझ लीजिए कि 20, 3 2 5 3 3 4 और 2 6 420 किलो। अगर हम स्पेसशिप का वजन देखें उस यान का, तो 420 और 2 आदमी का 240 मिला के हो जाता होगा 660। तो 660 किलो वाला जा रहा है 15 के स्पीड से। तो जब वजन कम कर दिया, 90 पर आ गया, तो 90 पर क्या हो गया, तो कितना घट गया वजन, 30 केजी। तो दोनों आदमी 30-30 केजी घटा तो 60 केजी घट गया, तो 660 ला पूरा स्पेस का वजन कितना हो गया 600। तो निकालिए कि अब वेलोसिटी क्या है। सवाल एक तरह से हुआ 660 गुने 15 बराबर 600 गुने भी, यहाँ से सभी का मान निकालें। लेकिन ये कहना सब गलत है, क्योंकि ये काम गुरुत्वाकर्षण के अंदर में नहीं हो रहा है, बहुत दूर में हो रहा है, स्पेस में हो रहा है, जहाँ पर किसी बॉडी के वेट का कोई वैल्यू नहीं है। स्पेसशिप में वो 120 किलो का रहे चाहे 90 किलो का रहे, सब वेटलेस होगा, इसलिए इसका स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसे आंसर होना चाहिए 15 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल। During a heavy rain, hailstone of average size 1 centimeter in diameter falls with an average speed 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन के सबसे नीचे पढ़िए तो लिखा हुआ है कि पहले तो हेलस्टोन का डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब है। जो बर्फ का टुकड़ा बारिश में गिर रहा है, जो बर्फबारी हो रहा है, और जो हेलस्टोन जो गिर रहे हैं, उनका डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब है। साइज के बारे में बात करें तो उनकी त्रिज्या, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, माने त्रिज्या इतना है। इस हिसाब से आप एक हेलस्टोन का मास निकाल सकते हैं। मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी,
तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू आई गुने 900। ये आ जाए आपका हेलस्टोन का मास, एक टुकड़ा का मास। गोलाकार साइज में गिर रहे हैं, उसका डायमीटर लिखा हुआ है, व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हुआ 1 सेंटीमीटर का आधा। सबसे क्वेश्चन के लास्ट में 900 kg/मीटर की उसका डेंसिटी लिखा हुआ है। बर्फ है तो बर्फ का डेंसिटी पानी से थोड़ा कम होगा, पानी का हम लोग 1000 kg/मीटर क्यों जानते हैं, इसका 900 लिखा हुआ है। तो हम लोग एक टुकड़ा का मास निकाल लिए, मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी किए। वॉल्यूम यहाँ से 4/3 पाई आर क्यू, आर का मान 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदले, होल क्यू आर का, और ये डेंसिटी 900 तो मास का यूनिट केजी। अभी जो है गिर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। ये जो हेलस्टोन है एम मास का गिर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। सपोज 2000 हेलस्टोन स्ट्राइक एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ द 10 into 10 मीटर रूफ परपेंडिकुलर इन 1 सेकेंड। समझते चलिए बात। दस मीटर बाई 10 मीटर का एक छत है, तो इसका एरिया हो गया 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 2000 हेलस्टोन गिरता है, ऐसा लिखा हुआ। सपोज 2000 हेलस्टोन स्ट्राइक एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ 10 into 10 रूफ परपेंडिकुलरली इन 1 सेकेंड एंड एज्यूम दैट द हेलस्टोन डू नॉट रिवॉल्व। माने जो भी बर्फ गिर जाता है फिर लौट के नहीं जाता, माने चेंज इन मोमेंटम बराबर mv। इस सेंटेंस का मोशन ने बताया कि बॉल को दीवार पर मारे, वहां जाकर वेलोसिटी 0 हो गया तो चेंज इन मोमेंटम mv, और गया और लौट के अगर भी से आया चेंज इन मोमेंटम बराबर 2mv। तो यहाँ पर एक हेलस्टोन का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, बोले mv। एक हेलस्टोन का चेंज इन मोमेंटम, तो 1 मीटर स्क्वायर में चूंकि 2000 हेलस्टोन गिर रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 2000 है, पूरा एरिया यहाँ 100 मीटर स्क्वायर, तो कुल हेलस्टोन की संख्या उतना हुआ। 1 मीटर स्क्वायर में 2000 बर्फ का जो पार्ट से टुकड़ा गिर रहा है, तो 10 × 10 100 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ। तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना टुकड़ा गिरेगा, और एक टुकड़ा का चेंज इन मोमेंटम इतना, क्योंकि गिरने के बाद रुक गया। अगर गिरने के बाद रिटर्निंग जाता भी से तो 2mv लिखा था यहाँ। ये हो गया कुल हेलस्टोन का चेंज इन मोमेंटम। इतना काम सब कितना देरी में हुआ, बोले 1 सेकेंड में हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि पर सेकेंड, सब क्वेश्चन नहीं बता रहे। 1 सेकेंड परपेंडिकुलरली इन 1 सेकेंड एंड एज्यूमिंग दैट द हेलस्टोन डू नॉट रिबाउंड। 1 सेकेंड में सब गिर रहा है, इतना काम हुआ है और लौट के गया भी नहीं। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग हेलस्टोन ऑन द रूफ। बताओ कि छत पर कितना बल लगा, यही बल लगा। बाकी बात है कि अब m का मान पुट करना होगा आपको और v का मान पुट करना होगा 20, और मास का जगह यह सबको गुना हुआ करेंगे, आपका एवरेज फोर्स आ जाएगा कि उस छत पर कितना औसतन बल लगा। ये सवाल है 24। (25) में लिखा हुआ है कि बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप ऑनटू ए फ्लोर फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। एक बॉल जिसका मास m है, इसको कुछ ऊंचाई से गिराया गया नीचे। द कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक एंड द बॉल रिबाउंड्स टू द सेम हाइट एंड अगेन फॉल। क्योंकि कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, इसलिए बॉल जितना गिरेगा उतना ही ऊपर उठेगा। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग ए लॉन्ग टाइम इंटरवल। एक लंबा समय अंतराल के बाद आपको बताना है कि कितना औसतन फोर्स काम किया। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, एक लंबा समय के बाद। देखिए पहले ये बॉल गिरा, फिर बॉल उठेगा, फिर बॉल गिरेगा, फिर बॉल उठेगा।
ऐसा ही घटना होते कि बहुत देर तक, बताओ कि औसतन कितना बल लगा। ध्यान सुनो, ई गिरा कितना वेलोसिटी से, अच्छा गिरा और फिर लौट भी गया, तो चेंज इन मोमेंटम बताइए। अगर ये गिरा और फिर लौट गया तो चेंज इन मोमेंटम नंबर 2m भी, तो 2m अभी के जगह √2gh, अभी के जगह √2gh, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हुआ, इतना देरी चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो यहां से आया बॉल और यहां गया, एक कोलिजन हुआ है। फिर यही काम रिपीट होंगे दोबारा, इतना समय जब बीत जाएगा आने और जाने का, तो फिर इतनी देरी के बाद फिर वही काम फिर रिपीट होगा, फिर गिरेगा और फिर उठेगा, फिर होगा चेंज इन मोमेंटम। तो जो बार बार चेंज इन मोमेंटम हो रहा है कितने समय के अंतराल में, बोले गिरने और उठने में जितना समय लगता है उतना के अंतराल में। तो गिरने में समय लगता है कितना, √2h/g, तो उठने में भी लगता होगा √2h/g, माने इतना समय के अंतराल के बाद। तो ये चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, एक कोलिजन के दौरान का गिरा उठा, फिर ये घटना बार बार रिपीट होंगी। तो मान लिया कि जो फोर्स लगा कितना लगा भाई, ये जो फोर्स लगा आपका √2gh और g और 2h बराबर mg फोर्स लगा नीचे। मान लिया अगर ऐसा ऐसा 50 बारी टक्कर मारा, लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद 50 बारी घटना हुआ, इसका मतलब mg को 50 बार जोड़ो और फिर 50 से भगा दो, औसत निकालना है तो फिर तो आंसर आएगा mg। एवरेज फोर्स ड्यूरिंग ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, जब भी ऐसा सवाल में कहीं पूछा कि लंबा समय अंतराल के बाद बताओ क्या होगा, तो इसका मतलब उस सवाल में आप देखिएगा ना कि एक ही चीज बार बार रिपीट होते रहेंगे, एक ही घटना बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसे लंबा समय के बाद बताओ, तो जो पहला घटना में घटा है वही आंसर, क्योंकि पहला घटना में जो घटा जो आंसर है, दूसरा में वही आंसर, तीसरा में वही आंसर आएगा। अभी लंबा बार होगा एकदम 50-100 बार, तो 100 बार जोड़ो फिर उसे भागा दो, फिर तो वहीं पर वहीं आ जाएंगे हम लोग। तो इसका आंसर होगा हम लोग का mg। फिर क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। में लिखा है कि रेल रोड का मतलब, रेल मतलब पटरी, तो रेल रोड कार मतलब ट्रेन समझिए, ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस रेल, एक फ्रिक्शनलेस रेल पर, रेल है इस पर एक रेल रोड कार, इस समझिए कि रेल रोड कार, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है और इसका मास m है, रेस्ट में अभी। When a man of mass m starts moving on the car towards the engine, एक आदमी इंजन की तरफ, मान ले जाए इधर इंजन है, तो इंजन की तरफ ही चल रहा है v वेलोसिटी से। आदमी और रेल की जो है रेल रोड कार, इसके बीच में घर्षण है, तो घर्षण नहीं रहा तो आदमी चल कैसे पाए, यहाँ घर्षण नहीं। तो जब जब इस पर चलेगा ये इंजन की तरफ जाएगा तो ये पीछे आएगा, गाड़ी पीछे आए। समझाता होगा थोड़ा साफ साफ कि आदमी जब यहाँ तो घर्षण के बिना चल नहीं पाएगा, तो जब भी घर्षण से आगे बढ़ना चाहेगा ऐसे, तो आदमी पर घर्षण आए काम करेगा। हम लोग पढ़ते फ्रिक्शन में, जब आप आगे बढ़ते हैं तो घर्षण आप पर आए काम करता है, और जिस पर आप चल रहे हैं उस पर पीछे काम करता है, वही फ्रिक्शन इसको पीछे लेके जाएगा। यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन है, तो कार पर फ्रिक्शन पीछे काम करेगा और आदमी पर आगे काम कर रहा होगा। तो आदमी जा रहा है फ्रिक्शन से आगे, आई कार जाएगा फ्रिक्शन से पीछे। यही काम नाव पर भी होता हो। तो इफ द कार रिक्वायर्स विथ स्पीड v बैकवर्ड ऑन द रेल्स विथ व्हाट वेलोसिटी द मैन अप्रोचिंग द इंजन, कर आदमी कितना वेलोसिटी से जा रहा है आगे, ताकि कार जा रहा है v से पीछे। अगर वो जा रहा है v'
से आगे फिर जा रहा है v से पीछे, तो बताओ v डैश का मान क्या है। पहले वाला जैसा पता सवाल, m इंटू v डैश बराबर m प्लस m इंटू v। समझो कि हमने उस पर बैठ के सवाल को सॉल्व किया। m इंटू v डैश बराबर m इंटू m प्लस m इंटू v। तो v डैश बराबर m प्लस m बटा m इंटू v बराबर 1 प्लस m बटा m इंटू v। अगर आप बाहर से बैठ के इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बाहर से बैठ करके, तो इधर कितना आ गया ये v, इसका चाल इधर कितना है v डैश। इसका मतलब इसका एक्चुअल में चाल हम बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि v डैश माइनस v, इसका ये चला v डैश, लेकिन अब इसी यही आ गया v, तो आगे उतना चाल से तो गया नहीं, तो गया v डैश माइनस v से। तो इसका लिखा है m इंटू v डैश माइनस v, इसका m इंटू v डैश माइनस v आई कैप की तरह प्लस m भी माइनस आई कैप की तरह इक्वल टू 0, क्योंकि चलने के पहले मोमेंटम 0 था, तो चलने के बाद भी मोमेंटम 0 होंगे, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। यहाँ फोर्स काम कर रहा है, आदमी पर फिक्शन काम कर रहा है, इस पर फिक्शन काम कर रहा है, लेकिन क्या पूरे सिस्टम पर फोर्स काम कर रहा है? बोले नहीं, तो पूरा सिस्टम पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, न कि आदमी पर, न कि रेल रोड कार पर। पूरे सिस्टम पर देखा जाए तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो पूरे सिस्टम को लगाएं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाहर से बैठ के देख रहे हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो एम वी डैश माइनस एम वी बराबर एम वी, तो v डैश बराबर m प्लस m इंटू वी बटा m बराबर 1 प्लस m बटा m इंटू v। इधर से बनाए, इधर से बनाइए। यह क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। A gun is mounted on a railroad car. एक रेल रोड कार पर एक गन फिट है। समझो ऐसा कुछ, एक रेल रोड कार पर एक गन फिट किया गया है। The mass of the car, the gun and the cells and the operator is 50 m. ये पूरा सब वजन मिला करके मास ऑफ द कार, गन, सेल, ऑपरेटर, इसके अंदर में ढेर सारा बुलेट, सब इस पूरे सिस्टम का वजन 50 m है। ऐसा सवाल कर रहा है जिसमें कि इसके अंदर में जो गोली भरा हुआ उसके एक गोली का मास m है, उसको सेल बोलते हैं। Where a small m is the mass of one cell, एक सेल का मास स्मॉल m. If the velocity of the cell with respect to the gun is in its state before firing is 200 मीटर पर सेकेंड, फायरिंग के जस्ट पहले जो गन का सिचुएशन है उसके रिस्पेक्ट में हर एक बार बुलेट 200 के स्पीड से बाहर निकलता है। सवाल ध्यान सुने यहाँ पर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द सेल विथ रिस्पेक्ट टू द गन के रिस्पेक्ट में बुलेट का वेलोसिटी इन इज स्टेट बिफोर फायरिंग के जस्ट पहले जो गन का सिचुएशन है उस गन के सिचुएशन के रिस्पेक्ट में बुलेट का चाल 200 है। तो व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकेंड शॉट, बताए कि 2 फायरिंग के बाद इसका चाल पीछे क्या होगा। 2 फायरिंग के बाद इसका पूरा चाल पीछे की तरफ क्या होगा। तो ये फायरिंग किया नहीं गया है,
फायरिंग होने के जस्ट पहले आप पहले इसका सिचुएशन देख लीजिए। तो फायरिंग होने के पहले जस्ट अभी रेस्ट में, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट बुलेट का चाल 200 है, मतलब एक्चुअल में 200 है क्योंकि अभी रेस्ट में। तो कोई रेस्ट वाला चीज किसी वस्तु के चाल को बताता तो एक्चुअल में बताता कि 200 है। इसका मतलब यहाँ से एक बुलेट निकला, अभी का सिचुएशन है कि रेस्ट में पूरा सिस्टम, लेकिन अब सिचुएशन है कि एक एम आगे गया 200 से, तो बचा 49 एम। एक बुलेट तो फायर हो गया है, तो 49 एम कहाँ आएगा? पीछे। तो फायरिंग के जस्ट पहले मोमेंटम 0, तो फायरिंग के जस्ट बाद मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो 0 बराबर 200 एम आई कैट प्लस 49 एम माइनस आई। 200 एम आई कैट 49 एम माइनस आई कैट, 49 एम के साथ भी, तो 49 एम भी 200 एम आई हो गया भी गुने 49। तो एम एम कैंसिल, तो भी बराबर आ जाएगा 200/49, माने 200/49 के स्पीड से पीछे जा रहा है। अब बुलेट को छोड़ दीजिए, अब इसको देखिए। अब कहानी ऐसा बना कि एक 49 एम है जो 200/49 से पीछे जा रहा है। ये तो एक फायरिंग के बाद है। अब एक फायरिंग और करेगा, अभी एक बुलेट को और फायरिंग किया गया इससे। तो फायरिंग के जस्ट पहले इसका सिचुएशन क्या है? बुलेट पीछे जा रहा है 200/49 से, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे आप नहीं देखे। अब जो फायरिंग होगा अगला 200, बुलेट यहां से फायर किया गया 200 के स्पीड से, वो हम नहीं देखे बाहर में बैठ करके। इस पर बैठा हुआ कोई होगा जो फायरिंग कर रहा होगा, उसको लगा कि फायरिंग हुआ 200 से। लिखा हुआ सवाल में यही बात कि जो बुलेट का स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू कार बिफोर फायरिंग, फायरिंग के जस्ट पहले जो कार का सिचुएशन है उसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 200 है। मतलब ई देखा कि आगे फेंकाया 200 से विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो हम क्या देखेंगे समझिए। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार बराबर 200 आई कैट, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू रुका हुआ आदमी बराबर 200/49 माइनस आई कैट। तो यहां पर बुलेट हो गया पार्टिकल और कार है मूविंग फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो 200 आई कैप में 200/49 माइनस आई कैप, इसका मतलब 200 माइनस 200/49 आई कैप। मैंने हमको लगा बाहर से कि एक्चुअल में जो यहां से बुलेट फायर होगा उसका वेलोसिटी 200 माइनस 200/49 है। इसको लगा हम फायरिंग के 200 से, लेकिन 200 से फायरिंग नहीं की। 200 से जैसे फायरिंग हुआ तो चलते चलते पीछे चलते हुए फायरिंग हुआ ना, ताकि 200 थोड़े फेंकाए। ऐसे भी समझिए मुझे तो हम करके दिखा दी थ्योरी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी से कि कार को समझ लो मूविंग मैन, अब बुलेट हो गया पार्टिकल। समझो ये ट्रेन है, चलता हुआ ट्रेन है, उसमें से एक बच्चा इधर दौड़ रहा 5 के स्पीड से, 200 के स्पीड से। तो आपको लगा कि बच्चा 200 से नहीं दौड़ रहा, 200 माइनस इतना से, क्योंकि पीछे चलते चलते वो आगे भागा। तो ये फायरिंग के पहले का कहानी है और फायरिंग के बाद ये कहानी होने वाला है कि इधर गया 200 माइनस 200/49 से। तो बताओ कि 48 एम के साथ क्या हुआ, यही निकालना है। सेकेंड शॉट के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो फिर लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि 49 एम फायरिंग के जस्ट पहले मोमेंटम 49 एम गुने 200/49 माइनस आई, फायरिंग के पहले का मोमेंटम बराबर फायरिंग के बाद m इंटू 200 माइनस 200/49
आई कैप जोड़ 48m भी डबल डैश माइनस आई कैप। यहां से भी डबल डैश का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत करके देखिए। तो 49 कैंसिल, 200m माइनस आई कैप बराबर 200m आई कैप माइनस 200/49m आई कैप माइनस 48m भी डबल डैश आई कैप। तो आई कैप वाला कहानी खत्म कर देते हैं, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं और आई कैप वाला कहानी खत्म कर देते। डायरेक्शन से कोई मतलब है तो पता है किधर जाएगा। और एम वाला भी कहानी खत्म कर लेते हैं। तो 48 भी डबल डैश को इधर ले आते हैं तो 200 माइनस 200/49 प्लस 200, तो भी डबल डैश बराबर 200 और 200 400 माइनस 200/49/48। तो ऊपर लघुत्तम 49, तो 49 गुने 400 माइनस 200 गुने 1/48। तो ऊपर में 200 अगर कॉमन ले लें तो 49 गुने 2 98 माइनस 1 और नीचे में 49 गुने 48, तो हो जाएगा 200 गुने 97/49 गुने 48। ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। यह क्वेश्चन नंबर 27। 200 और इंटू 1/49 और अच्छा, इस 97 को लिखा गया 49 जोड़ 48 बटा 49 गुने 48। तो एक बार उसमें भागा पड़ेगा, अगर उसमें भागा पड़ेगा तो आंसर आपका आ जाएगा 200 1/48 और जोड़ 1/49, इतना मीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर।